हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी ही हाल में ही आपको 13 नवंबर को सेल का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था। उसमें ट्रेड थ्योरी से कैसे प्रश्न पूछे गए थे, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं मैं, ताकि आप लोग को भी पता चले कि टेक्नीशियन में या सेल में जो जॉब होती है टेक्नीशियन के रूप में, वहाँ पे ट्रेड थ्योरी से कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते समय ये आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं पहला प्रश्न जो पूछा गया था वहाँ पे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। पहला प्रश्न था कि BIS से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, बी है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, सी है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और डी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पहला और करेक्ट ऑप्शन था आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका करेक्ट और सही, चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ये आपका करेक्ट और सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो है, दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय है। ऑप्शन ए सुरक्षा उपकरणों को पहनना, ऑप्शन बी जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, ऑप्शन सी अपने तरीके से कार्य करना, ऑप्शन डी किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय है कि किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। चलिए इसको टिक मार दिया मैंने, ऑप्शन आपका डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि जैनी कैलिपर को कहते हैं, किस नाम से बुलाया जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसफर कैलिपर, बी मार्किंग कैलिपर, सी हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है, ट्रेड थ्योरी में पढ़े होंगे, तो जैनी कैलिपर को हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम भी है आपका जैनी कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर और ऑडले कैलिपर, 3 नामों से जानते हैं। चलिए मैंने आपको टिक मार के बता दिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि निम्न एक प्रत्यक्ष मापन औजार है। पूछा गया था कि कौन सा एक आपको डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए मानक इस्पात रूल, बी बाह्य कैलिपर, सी ट्राई स्क्वायर और डी स्ट्रेट एज। तो डायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या है, तो स्टैंडर्ड यहाँ पे 4 आपका पूछा गया। एक मानक इस्पात रूल है, बी है बाह्य कैलिपर, सी है ट्राई स्क्वायर और डी है स्ट्रेट एज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जो आपको चेक करने के लिए है वो आपका है ए मानक इस्पात रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंजीनियर्स वॉइस का आकार डैश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। अर्थात इंजीनियर्स वॉइस को हम कैसे जो है बोल सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चलायमान जबड़ों की लंबाई, ऑप्शन बी जबड़ों की चौड़ाई, ऑप्शन सी जबड़ों की ऊंचाई, ऑप्शन डी जबड़ों का अधिकतम खुलना। तो जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियर्स वॉइस का जो साइज है वो जॉ होते हैं बेंच वाइज का, उसके जॉ की चौड़ाई से ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए बी को टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बेंच वॉइस को और किस नाम से पहचाना जाता है। ऑप्शन ए फिटर वॉइस, बी मशीन वॉइस, सी इंजीनियर्स वॉइस और डी बेंच वर्क वॉइस। तो यहाँ पे बेंच वॉइस को और किन नाम से जानते हैं, तो बेंच वॉइस को हम इंजीनियर वॉइस के नाम से भी जानते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट और सही आंसर है, इसको टिक मार दिया, ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बहुत ही ये प्रश्न पूछा गया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि चित्र में फाइल के X अंकित भाग का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शन स्क्रीन पर इस प्रकार है। ए टैंग, बी फरेल, सी हिल, डी फाइल लेंथ। यहाँ फेरुल होता है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन फरेल लिखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि फाइल का वो भाग जहाँ पे तीत कटे नहीं होते हैं उसको हिल के नाम से जानते हैं, या फिर आपको यहाँ पे अगर इधर हिल या फिर जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था नाम हिल के साथ आपको शोल्डर आर्म भी जुड़ा हुआ था, हिल एंड शोल्डर आर्म। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और सही आंसर है, हिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार। अगला प्रश्न है कि रेतियों की आकार डैश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब बताइए रेती का जो आकार होता है किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए लंबाई, बी चौड़ाई, सी क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ परिच्छेदन, डी मोटाई। तो कोई भी फाइल का जो उसका आकार है उसको हम उसकी क्रॉस सेक्शन से निर्दिष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही और करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रेमल, बी डिवाइडर, सी जैनी कैलिपर, डी स्क्राइबर। तो बड़े वृत्त की लेआउट के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो ट्रेमल यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि आपका स्क्राइबर का कार्य है ए धातु को खुरचना, बी जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना, सी जॉब को चिकना करना, डी जॉब पर वृत्त खींचना। तो स्क्राइबर का काम होता है जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर। आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भी ब्लॉक निम्न में उपलब्ध है। अर्थात भी ब्लॉक कितने जो है ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन ए और बी ग्रेड में, बी ए बी और सी ग्रेड में, सी ए ग्रेड में, डी बी ग्रेड में। तो भी ब्लॉक आपको याद रखना होगा कि दो ही ग्रेड में आता है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको हम टिक लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट निम्न का बना होता है। ऑप्शन ए क्रोमियम, बी वैनेडियम, सी टंगस्टन, डी निकल। तो आपको याद रखना होगा कि बल्ब का जो फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर है, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए टीन, बी जिंक, सी लेड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिंक। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कांस्य डैश की एक मिश्र धातु है। मतलब कांस्य जिसको हम ब्रोंज के नाम से जानते हैं। तो ब्रोंज में क्या मिला हुआ रहता है। ऑप्शन ए जिंक, बी टीन, सी सीसा, डी सिल्वर। कि जैसा आपको बता दें कि ब्रॉन्ज जो बनता है कॉपर में टीन जब हम मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज का निर्माण होता है, और जब हम कॉपर में जिंक को मिला देते हैं तो ब्रास पीतल बनता है। तो यहाँ पे कांस्य डैश एक मिश्र धातु है तो टीन की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लीवर टाइप डायल परीक्षण सूचक कार्य करते हैं इस सिद्धांत पर। ऑप्शन ए रैक और पिनियन, बी फिसलने की गति, सी स्लाइड रूल, डी लीवर और स्क्रॉल। तो जैसा कि आपको पता है कि डायल जो है लीवर टाइप डायल जो टेस्ट आपका इंडिकेटर होता है वो लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ डी मैं ठीक से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टीपीआई निम्नलिखित मापने की इकाई है।
ए तार का मोटापन, बी नट का व्यास, सी नट की चूड़ियों का पिच और बी बोल्ट की लंबाई। तो टीपीआई का जैसा कि आपको फुल फॉर्म पता होगा, टीथ पर इंच होता है। तो ये नट की चूड़ियों का पिच मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए इसको टिक मार देते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चित्र में दिखाया गया ड्रिलिंग मशीन में इस्तेमाल सामान का नाम है। ऑप्शन ए आस्तीन, बी उपकरण धारक, सी सॉकेट, डी चक। तो ये देख रहे हैं, ये जो पिक्चर ये सॉकेट का है। इसको हम लोग ड्रिल चक में फिट करते हैं, जहाँ पे बड़े व्यास का जो है आपको ड्रिल बिट फिट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि ड्रिलिंग के दौरान गर्म हो जाता है, इसकी वजह क्या है। ऑप्शन ए अधिक लिप निकासी कोण, बी कम कटाई कोण, सी ड्रिल की जा रही सामग्री नरम है, डी अत्यधिक काटने का दबाव। जब आप ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो देखते हैं कि आपका अगर ड्रिल बिट ओवर हीटेड हो रहा है तो उसका कारण होता है कि आप ज़्यादा उस पर प्रेशर दे रहे हैं। तो अत्यधिक जो है काटने का दबाव होने पर ड्रिल बिट हमारा ओवर हीट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न है कि चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया गया है। ये कौन सा उपकरण है। ए रोज रिमर, बी चेकिंग रिमर, सी फिनिशिंग रिमर, डी ठोस हैंड रिमर। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है ये आपका फिनिशिंग रिमर का चित्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट और सही होगा। चलिए सी को मैंने टिक मार दिया। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि ड्रिलिंग क्रिया में आरपीएम मतलब मिनट ज्ञात करने का सूत्र होगा, जहाँ V इक्वल टू कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में है, D जो है ड्रिल का डायमीटर MS में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए N इक्वल टू पाई बाई डी बटे 1000 इंटू V, बी है N इक्वल टू 1000 इंटू V बाय पाई डी, सी है N इक्वल टू डी भी बाय 1000 इंटू पाई, और डी है N इक्वल टू जो है आपको 1000 बाय पाई डी भी। तो यहाँ पे करेक्ट और आपका सही आंसर होगा। अगर आपको आरपीएम निकालना है तो N इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटी V बाय पाई डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन बी। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि किसी जॉब को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए प्रयुक्त नोच होता है। ए वी दर्रा, बी वर्गाकार दर्रा, सी तिरछा दर्रा और डी वायर्ड दर्रा। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे अगर मोड़ना हो तो यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं। तो यहाँ पे वी दर्रा यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि सोल्डरिंग में फिलर धातु का गलनांक होता है कितना। ऑप्शन ए 420 डिग्री सेल्सियस से कम, बी 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, सी 520 डिग्री सेल्सियस से कम, डी 520 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो सोल्डरिंग में जो फिलर धातु का गलनांक होता है वो 420 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए और सही आंसर और करेक्ट आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सॉफ्ट सोल्डर की रचना में होता है, मतलब सॉफ्ट सोल्डर जो बना होता है उसमें कितना परसेंट शीशा होता है और कितना टीन होता है। तो आपका ए शीशा 37%, टीन 63%, बी शीशा 50%, टीन 50%, सी शीशा 63%, टीन 37%, डी शीशा 70%, टीन 30%। तो सॉफ्ट सोल्डर जो होता है आपको याद रखना होगा कि शीशा जो है 37% मतलब 37% और टीन जो है 63% होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने ए को टिक मार दिया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रोड का साइज कहाँ से लिया जाता है। ऑप्शन ए लंबाई से, बी गोलाई से, सी चौड़ाई से, डी कोर वायर का व्यास से। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो ऑप्शन नंबर डी कोर वायर का व्यास से लिया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही और करेक्ट आंसर है। चलिए टिक मार दिया। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि ग्राइंडिंग व्हील का विशिष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 51A 46L 5V 23 होता है। यहाँ 5 किसका संकेत है? ऑप्शन ए बॉन्ड का, बी ग्रेन आकार का, और सी संरचना का, डी ग्रेड का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपका जो करेक्ट और सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी संरचना का। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट और सही आंसर है, ऑप्शन सी संरचना का। चलिए आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ए ऊपरी विचलन, बी निचला विचलन, सी टॉलरेंस, डी वास्तविक आकार। तो यहाँ पे आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को ऊपरी विचलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि वाशर किस कार्य में सहायक होता है? ऑप्शन ए बड़े क्षेत्र में बल वितरित करने के लिए, बी घर्षण पकड़ से नट को ढीला होने से बचाने के लिए, सी कार्यखंड को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए वाशर का जो उपयोग है उपरोक्त सभी के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न। तो ये जो है